दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 अप्रैल 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार की महागठबंधन सरकार पर हमला करने में बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नीतीश कुमार की सरकार पर बिहार में कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए दावा किया गया है कि यहां पर गुंडों का राज है, जहां अपहरण की घटनाओं में पिछले साल अगस्त में महागठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद से कई गुना बढ़ गई है। नित्यानंद राय ने ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार में पिछले 7 महीने की बात करें तो फिर गंभीर अपराध की 4848 घटनाएं हुई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने आपराधिक घटनाओं का रिकॉर्ड साझा करते हुए ट्वीट किया है। जब 9 अगस्त 2022 को नीतीश तेजस्वी की सरकार बिहार में बनी तब से लेकर के आज तक 4848 अपराध की घटनाएं बिहार में हुई है। इनमें 2070 हत्याएं और 345 लड़कियों के साथ गलत काम, 144 अपहरण और 700 हत्या के प्रयास हुए हैं। नित्यानंद राय ने बिहार में महागठबंधन सरकार पर अपराधियों को पनाह देने का आरोप लगाते हुए लिखा है कि हत्या, लूट, लड़कियों के साथ गलत काम से त्रस्त बिहार है, अपराधियों की बहार है, क्योंकि अपराध को पनाह देने वाली बिहार नीतीश तेजस्वी की सरकार है। जब बिहार की महागठबंधन सरकार कान में रुई डाल करके मौन बैठी है, अपराधी बेखौफ वारदात को अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में टीईटी अभ्यर्थियों ने नई शिक्षक नियमावली को लेकर के सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया है। शिक्षक नियोजन को लेकर के सरकार ने नई शिक्षक नियमावली को मंजूरी दे दी है। इसके बाद से ही शिक्षक अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी हाँ, पटना के कारगिल चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पुतला दहन किया गया। नई भर्ती भी इसी नियमावली के तहत होगी, लेकिन अब एसटीटी अभ्यर्थियों ने इस नई नियमावली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टीईटी अभ्यर्थियों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। नई शिक्षक नियमावली को लेकर के एसटीटी और बीटीईटी अभ्यर्थी में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कारगिल चौक पर अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की और मुर्दाबाद के नारे लगाए। एसटीटी और बीटीईटी पास अभ्यर्थियों ने बताया है कि अगर सरकार ये नियमावली वापस नहीं लेती है तो फिर उसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और बिहार के हर जिले में इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। नई नियमावली के तहत नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए फिर से परीक्षा देनी होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बीजेपी के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हट गया है। जी हाँ, अब एक मायने में ये सभी नेता सोशल मीडिया पर एक जैसे हो गए हैं। दरअसल ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने कुछ दिन पहले कहा था कि लीगेसी ब्लू टिक मार्क हटाए जाने की आखिरी तारीख 20 अप्रैल है। इस दिन के बाद फ्री वाले सभी ब्लू टिक को हटा दिया जाएगा और यदि कोई अपने अकाउंट पर ब्लू चेक मार्क या फिर ब्लू टिक को बनाए रखना चाहते हैं तो फिर इसके लिए उसे भुगतान करना होगा, यानी कि पैसे देना होगा। हालांकि इससे पहले 1 अप्रैल से फ्री वाले ब्लू टिक हटाने की बात कही जा रही थी। आपको बता दूं कि इन नेताओं के अलावा बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, बिहार राजद के साथ ही कई अन्य नेताओं और फिर राजनीतिक दलों के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक का निशान हट गया है। ब्लू टिक के लिए ट्विटर यूजर्स को हर महीने अब तक तय राशि देनी होती है। भारत में ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन की सुविधा कुछ समय पहले ही लॉन्च हुई थी। ट्विटर ब्लू की भारत में मोबाइल के लिए हर महीने 900 रुपये और फिर वेब वर्जन के लिए 650 रुपये की कीमत तय की गई है। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है, जहां पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव सभा के दौरान मंच पर गिर पड़े। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव इस हादसे में बाल बाल बच गए हैं। आपको बता दें कि सभा के दौरान पप्पू यादव मंच पर कुर्सी से धड़ाम से नीचे गिरे। हालांकि इस दौरान वे चोटिल नहीं हुए हैं। मामला जिले के सरैया प्रखंड का है, जहाँ विष्णु महायज्ञ का उद्घाटन करने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि कुर्सी टूट गई। हालांकि इसके बाद उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें उठा दिया और फिर कार्यक्रम फिर से शुरू किया गया। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा है कि जब चुनाव का समय आता है तो फिर तब जात और मजहब के नाम पर दंगा होता है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी पप्पू यादव कई बार ऐसी घटनाओं का शिकार हो चुके हैं और फिर कुछ घटनाओं में तो चोटिल भी हो चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लोगों के लिए एक काम की खबर है। जी हाँ, अब इन्हें खर्च थोड़ी बढ़ानी होगी। इस वजह से कि बिहार के NH 922 यानी कि पटना बक्सर 4 लेन पर कुल्हड़िया के पास नया
टोल प्लाजा है। अब ये टोल प्लाजा शुरू हो गया है और अब इस नेशनल हाईवे पर गुजरना है तो फिर इन्हें टोल देकर ही गुजरना पड़ेगा। दरअसल बिहार के NH 922 यानी कि पटना बक्सर 4 लेन पर कुल्हड़िया के पास बना नया टोल प्लाजा शुरू हो गया है। गुरुवार को इसका विधिवत उद्घाटन कंपनी के चतुर्वर्गीय कर्मी ने फीता काट करके किया है। अब बक्सर आरा से पटना आने जाने वाले गाड़ियों को टोल देकर ही इस नेशनल हाईवे से गुजरना पड़ेगा। इसे लेकर के टोल प्लाजा पर अलग अलग निजी और फिर व्यावसायिक वाहनों की फीस भी निर्धारित कर दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मोतिहारी में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ छतौनी थाना क्षेत्र के छोटा बरियारपुर में स्थित RB कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया गैस अचानक लीक होने लगी। इसके कारण पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस घटना से कोल्ड स्टोरेज के पास रहने वाले करीब 5000 लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोग बीमार पड़ गए। लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी हो रही थी। जानकारी के बाद मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और फिर पुलिस ने पहुँच करके हालात को सामान्य किया है। मिली जानकारी के अनुसार छोटा बरियारपुर में NH किनारे स्थित RB कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड में अचानक तेज आवाज के साथ अमोनिया गैस पाइप का गैस फट गया। आवाज सुनकर के वहां काम करने वाले मजदूर भाग खड़े हुए, जिसके बाद कोल्ड स्टोरेज के पाइप से गैस का रिसाव होने लगा। गैस आसपास के इलाकों में फैलने लगा, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और आंखों में जलन होने लगी, जिस कारण करीब 5000 लोग अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हो गए। अपने घर द्वार छोड़ करके खुले मैदान में भागने लगे। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड पूरा होने पर एक सिक्का जारी किया जाएगा। ये सिक्का 100 रुपये का होगा, जिस पर मन की बात 100 लिखा होगा। सिक्के पर माइक्रोफोन बना होगा और उस पर 2023 अंकित होगा। ये 100वां एपिसोड इस महीने के अंतिम रविवार यानी कि 30 अप्रैल को प्रसारित किया जाएगा। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि मन की बात की 100वीं कड़ी के अवसर पर केंद्रीय प्राधिकरण के अधीन जारी करने के लिए टकसाल में केवल 100 रुपये मूल्य का सिक्का ढाला जाएगा। सिक्के की गोलाई 44 मिलीमीटर की होगी, जो 4 धातुओं रजत, तांबा, निकिल और जस्ता का मिश्रण होगा, यानी कि इन धातुओं से बना होगा। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में एक तरफ जहां भीषण गर्मी पड़ रही है और फिर तापमान 43 से 44 डिग्री तक छू रहा है, वहीं दूसरी ओर मौसम इस कदर आंख में चुली खेल रही है कि लोग हैरान हैं, परेशान हैं। सीमांचल के इलाके में लोग इस तपिश भरी गर्मी के दौर में धुंध देख कर के हैरान हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम का भी मिजाज बदला हुआ है। कोसी सीमांचल इलाके में पिछले 2 दिनों से सुबह में धुंध छा रही है और इसने लोगों को आश्चर्य में डाल दिया है। सीमांचल के कई इलाकों में इन दिनों सुबह से शाम के बीच मौसम अलग अलग रंग दिख रहा है। बेशुमार गर्मी के बीच पिछले 2 दिनों से मौसम हैरान कर दे रहा है। जहाँ पूर्णिया में लोगों ने देखा है कि धुंध छाया हुआ है, मगर दोपहर कड़ी धूप ने फिर झुलसा दिया। कड़ी धूप के साथ गर्म हवा के थपेरे से लोग काफ़ी परेशान रहे, जबकि शाम में उमस ने खूब सताया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो सुबह अचानक पूर्वी हवा चलने और फिर वायुमंडल का दबाव घटने से धुंध भरा रहा, कुसहा छा रहा, जहाँ कई घंटों तक धुंध बनी रही। जहाँ इस कारण आसमान में बादलों का बसेरा भी बना रहा। जब मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि इसका आंशिक असर रहा, जब मौसम का पारा अभी सामान्य से 5-6 डिग्री अधिक चल रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि भीषण गर्मी के कारण पिछले साल के मुकाबले इस बार बिहार के 24 जिलों में भूजल स्तर नीचे चला गया है। जहां लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को जिलों से प्राप्त रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। 31 मार्च तक की स्थिति पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। उधर गर्मी की वजह से पशु बीमार पड़ रहे हैं। या तापमान बढ़ने से पशुओं में दूध देने की क्षमता भी घट गई है। जहाँ कई जिलों में गर्मी से मवेशियों की जान जाने की सूचना है। तपिश की वजह से पशु ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंता प्रमुख अशोक कुमार का कहना है कि गर्मी में पानी नीचे जाता है, इसको लेकर के विभाग सतर्क है। रिपोर्ट बताती है कि सबसे अधिक नालंदा जिले की बिहारशरीफ में जलस्तर 13 फुट नीचे गया है। साल 2022 में मार्च अंत में बिहारशरीफ में भूजल स्तर 25 फुट नीचे गया था, जो इस साल 38 फुट नीचे चला गया है। विभाग द्वारा बिहार में 28 मार्च की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें मात्र 3 में भूजल स्तर पिछले साल की अपेक्षा ऊपर आया। इसमें बांका, मुजफ्फरपुर और सहरसा शामिल है। यहाँ क्रमश 0.2, 0.3 और 0.9 फुट पानी ऊपर आया है। सीतामढ़ी में स्थिति यथावत है, वहीं का वहीं बना हुआ है। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि गर्मी को देखते हुए सभी जिलों में चलंत मरम्मत दल भ्रमण कर रहे हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि कोलकाता की एक ऐसी बेटी है जिसने इतिहास बदलने की ठान ली है, जहां उसके लिए साइकिल से ही कोलकाता से दिल्ली के लिए निकल पड़ी है। हैरानी की बात यह है कि छात्रा अभी 9वीं क्लास में ही है। जज्बा ऐसा है कि लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। वेद पंडिता बासु का साथ देने के लिए उसके पिता भी उसके साथ चल पड़े हैं। वेद पंडिता बासु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर के अपनी बात रखना चाहती है, जहाँ उनकी ये यात्रा अब कैमूर में पहुंच गई है, जहाँ लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। दरअसल देश का नाम इंडिया से बदल करके हिंदुस्तान करने को लेकर के कैमूर पहुंचे कोलकाता के पिता बेटी का जोरदार स्वागत किया गया। साइकिल चलाते हुए कोलकाता से कैमूर जिले के मोहनिया पहुंचे, जहां साइकिल पर उन्होंने एक तख्ती भी लगा रखी है और कहा गया है कि इंडिया का नाम बदल करके हिंदुस्तान रखा जाए। वेद पंडिता बासु 9वीं क्लास की छात्रा है, जो 9 अप्रैल को अपने पिता के साथ दिन के 11 बजे साइकिल से कोलकाता से दिल्ली के लिए चली थी, जहां आज वे मोहनिया पहुंची है, जहां अभी उसको लेकर के दिल्ली जाने में लगभग 15 दिन चलेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिलकर के अपनी मांगों को रखेंगे। वेद पंडिता बासु ने बताया है कि इतिहास की किताबों में ईस्ट इंडिया कंपनी की पढ़ाई की, तो फिर जब भी इंडिया का नाम सुनती हूँ तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम याद आता है, जिसको देखते हुए इंडिया से बदल करके नाम हिंदुस्तान करवाना चाहती हूँ। वेद पंडिता बासु के पिता विश्वरूप बासु ने बताया है कि मैं चाय पी रहा था, तभी मेरी बेटी ने कहा कि मैं साइकिल लेकर के कोलकाता से चल करके दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलना चाहती हूँ, जहाँ हम चाहते हैं कि इंडिया का नाम बदल करके हिंदुस्तान रखा जाए, क्योंकि जब भी मैं इतिहास पढ़ती हूँ तो फिर उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम पढ़ने के बाद इंडिया का नाम जब भी सुनती हूँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी की याद आती है, जहाँ इसीलिए इंडिया का नाम हिंदुस्तान रखने की मांग को लेकर के प्रधानमंत्री से मिलना चाहती हूँ। मैंने पहले तो मना किया, लेकिन वे नहीं मानी, तो मैं बोला है कि गाड़ी लेकर के चलता हूँ, तो उसने मना कर दिया। जब उन्होंने कहा कि चलना है तो फिर साइकिल लेकर के चलें, नहीं तो फिर नहीं। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय लोक जनता दल यानी कि रालोजद के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। इस मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा के 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ जाने की अटकलें और तेज हो गई है। 2 महीने पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू छोड़ करके नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए में शामिल होने से चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की कुर्सी कोयरी समाज पर अच्छी पकड़ है और ये जेडीयू के कोर वोटर माने जाते हैं। ऐसे में आगामी चुनाव में बीजेपी महागठबंधन की वोट बैंक पर चोट कर सकती है। उपेंद्र कुशवाहा ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान पश्चिमी चंपारण से सांसद और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद रहे। अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच करीब पौने 1 घंटे तक बातचीत हुई, जहां उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू छोड़कर के रालोजद नाम से नई पार्टी बनाने के बाद अमित शाह से ये पहली मुलाकात हुई है। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों गृह मंत्री जब पटना आए थे तभी ये मीटिंग होनी थी, जब मगर कुछ कारणों से दोनों नेता नहीं मिल सके थे, इसलिए कुशवाहा अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे। अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा किस मुद्दे पर बात की है ये नहीं पता। वहीं पर बीजेपी के नेता संजय जायसवाल ने अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा की मीटिंग को औपचारिक मुलाकात बताया है। जब उनसे ये पूछा गया है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि माना जा रहा है कि आगामी चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाले हैं, जहाँ इसी सिलसिले में दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। दोस्तों बात करेंगे कि सेब की खेती अब तक सिर्फ ठंडे प्रदेशों में होती रही है, लेकिन अब सेब सिर्फ ठंडे प्रदेश में भी नहीं होगा, बल्कि देश के किसी भी हिस्से में हो सकता है। जब बिहार में भी 7 जिलों में हरमन 99 किस्म के सेब की खेती हो रही है। जब पेड़ पर फल लद गए हैं तो फिर किसानों में नई आशा का संचार हुआ है। विशेष उद्यानिकी की फसल योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार के 7 जिलों में सेब की खेती का लक्ष्य 50 एकड़ में कराया गया है, जिसमें बेगूसराय के अलावा मुजफ्फरपुर, भागलपुर, औरंगाबाद, वैशाली, कटिहार और समस्तीपुर जिला शामिल है। यानी कि इन जिलों में सेब की खेती होती है, जिसमें से बेगूसराय, भागलपुर और वैशाली में 5-5 एकड़ में सेब की खेती होती है। मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद और कटिहार एवं समस्तीपुर में 2.5 एकड़ में सेब की खेती की जाती है। सरकार के इस प्रयास से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र में रहने वाला आकांक्षी जिला बेगूसराय सिर्फ उद्योगी नहीं बल्कि एग्रो टूरिज्म में भी बिहार का हब बनता जा रहा है। बेगूसराय में एक और उद्योगों का जाल बिछ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ के प्रगतिशील किसानों ने जित की खेती करके पूरे बिहार के किसानों का ध्यान आकर्षित किया है। जब बिहार के बेगूसराय में 5 एकड़ में सेब की खेती हो रही है,
दोस्तों बात करते हैं कि भारत में कोरोना का खतरा अब भी बरकरार है। जो देश में आज भी कोरोना के दैनिक मामलों की संख्या 10,000 पार है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी लेटेस्ट डेटा के मुताबिक बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के 11,692 नए केस मिले हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 66,170 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार की सुबह 8 बजे जारी अपडेट आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 28 मरीजों की मौत के बाद देश में कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर के 5,31,258 हो गई है। इनमें 9 ऐसे लोग शामिल हैं जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पूर्ण मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से दम तोड़ने वाले मरीजों की सूची में जोड़े हैं। दोस्तों बात करते हैं कि देश समेत बिहार में इन दिनों साइबर अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार सरकार राज्य के यानी कि बिहार के हर जिले में एक यानी कि कुल 44 साइबर पुलिस थाना होगा। इन थानों के बेहतर संचालन के लिए 44 DSP समेत कुल 660 पदों पर नियुक्ति होगी। इसको लेकर के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में प्रवासी पद वर्ग समिति की बैठक में इस पर सहमति दी गई है। दरअसल राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि राज्य में तेजी से बढ़ रहे साइबर क्राइम पर रोकथाम लगाने के लिए अलग से साइबर पुलिस थाना बनाया जाएगा। इस थाने के लिए एक DSP के अलावा 4 पुलिस निरीक्षक, 3 पुलिस अवर निरीक्षक, 1 प्रोग्रामर, 2 सिपाही, 3 डाटा सहायक और 1 चालक सिपाही के पद सृजित किए गए हैं। इसको लेकर के प्रवासी पद वर्ग समिति की बैठक हुई और इस बैठक में ये पूरी जानकारी दी गई। वहीं इस बैठक में ये भी साफ हो गया है कि बिहार में साइबर क्राइम एवं सोशल मीडिया यूनिट की 74 यूनिट में से 44 यूनिट को पद बल सहित साइबर पुलिस थाने के रूप में पूर्ण गठित किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC की तरफ से बिहार राज्य शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 के तहत विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जिलों से मांगी गई रिक्तियों की मंगलवार को व्यापक समीक्षा की गई है। मंगलवार को अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन स्थित शिक्षा विभाग के सभागार में हुई बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए DU और फिर क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों से रिक्तियों के संदर्भ में जानकारी मांगी गई है। जिन जिलों से जानकारी नहीं आई है जो उन्हें तत्काल देने को कहा गया है। बिहार के सभी जिलों से रिक्तियां 20 अप्रैल तक मांगी गई थी, हालांकि बाद में इसकी तिथि घटा करके 18 अप्रैल कर दी गई थी। इस लिहाज से मंगलवार को रिक्तियां देने के अंतिम दिन था। सूत्र बताते हैं कि जिलों को और 2 दिन का समय दे दिया गया है। दोस्तों बात करेंगे कि इस अप्रैल में गर्मी का कहर इस कदर बढ़ गया है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सुबह 7 बजे के बाद से ही शरीर जलने लगता है। इस बीच भागलपुर के प्राइवेट और सरकारी बस स्टैंड में यात्रियों की सुविधा का कोई भी ख्याल नहीं किया जा रहा है। यात्री कड़ाके की धूप में बिना किसी शेड के खड़े रहते हैं। यहाँ यात्रियों के लिए पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। गर्मी में स्कूली बच्चे को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। इस गर्मी से बचने के लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर निगम के द्वारा कई चौराहों पर पानी पीने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए टेंट की भी व्यवस्था की गई है। भागलपुर के डिक्सन मोड़ में स्थित प्राइवेट बस स्टैंड में सुविधाएं नगण्य हैं। कई सालों से चल रहे इस स्टैंड में यात्रियों के पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। यात्रा के लिए शेड तक की व्यवस्था नहीं है। यात्रियों को इस गर्मी में धूप में खड़े रहना पड़ता है। बस स्टैंड में बस का संचालन देखने वाले मुकेश यादव ने बताया है कि यहाँ पर शेड तक उपलब्ध नहीं है और ना पीने के पानी की कोई व्यवस्था है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक सरकारी अध्ययन में यानी कि रिसर्च में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 2014 से 2021 तक केवल एक समुदाय या फिर धर्म के हितों को बढ़ावा देने का कोई भी सबूत नहीं है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ मामलों में तो अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यकों से अधिक लाभ मिला है। इकोनॉमिस्ट सामिका रवि द्वारा किए गए रिसर्च में बिजली, बैंक खातों, मोबाइल और शौचालय में लाभ के आंकड़ों की जांच की गई है। जब विपक्ष दलों के देश में लोकतंत्र के कमजोर होने जैसे आरोपों को खारिज करने के लिए उस डेटा का हवाला दिया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार के एक समुदाय विशेष के लिए काम करने का कोई भी सबूत नहीं मिला है। धर्मों, सामाजिक समूह और फिर भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर सुविधाओं के प्रावधान में बदलाव की मात्रा का अध्ययन करके ये पेपर उन आरोपों को चुनौती देता है कि 2014 से भारत में लोकतंत्र का पतन हो रहा है। इसके विपरीत अध्ययन के नतीजे संकेत देते हैं कि धर्म, जाति या निवास स्थान के अंतर के बावजूद समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जो भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने का एक वैकल्पिक और फिर अधिक मजबूत संकेत है।
दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बृहस्पतिवार को कहा है कि भारत में बढ़ती आबादी और फिर आर्थिक विकास के साथ पानी की जरूरत बढ़ रही है और इसके 2050 तक 1500 अरब घन मीटर के पार जाने का अनुमान है। जल शक्ति मंत्रालय ने 16वें सिविल सेवा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि आधिकारिक आंकड़े आना अभी बाकी है, लेकिन हम दुनिया के सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गए हैं। हम दुनिया की सबसे अधिक बढ़ती अर्थव्यवस्था भी हैं और पानी की हमारी जरूरत भी बढ़ रही है। मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाने की अहमियत को रेखांकित करते हुए शेखावत ने कहा है कि भारत में पानी की मौजूदा जरूरत 1100 अरब घन मीटर है और 2050 तक इसके 1500 घन मीटर के पार जाने का अनुमान है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा नीति केंद्र सरकार ने हर घर में नल से पानी पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया है। शेखावत ने कहा है कि लेकिन हर घर में नल से पानी पहुंचाने के लिए काफ़ी काम किए जाने की ज़रूरत थी और जल जीवन मिशन के तहत भारत द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में नौकरशाहों ने अहम भूमिका निभाई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गया जिले में जहां लोग पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और फिर चिलचिलाती धूप से परेशान थे, वहीं गुरुवार की शाम अचानक गया में मौसम का मिजाज बदल गया है। यह तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई है। इससे लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। गया का अधिकतम तापमान आज 42.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने औरंगाबाद और फिर गया जिले के कुछ भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन और फिर वज्रपात के साथ बारिश होने का संभावना जताई है। मौसम को देखते हुए लोगों से अपील है कि वे सतर्क और फिर सावधान रहें, पेड़ के नीचे ना रहें, जब बिजली के खंभों से दूर रहें, किसान अपने खेतों में ना जाएं और फिर मौसम सामान्य होने का इंतजार करें। जब बिहार के 20 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, इसमें 2 जिलों में सीवियर हीट वेव को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जब पिछले 2 दिनों से शेखपुरा जिला सबसे गर्म दिन रहा। पटना गया सहित अन्य कई जिलों में भी लोग भीषण गर्मी से परेशान रहे। जब मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों में बिहार में मौसम सामान्य होने के आसार हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्व मंत्री जनक राम ने महागठबंधन सरकार पर जमकर के आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार आई है तब से सोची समझी रणनीति के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के प्रतिबद्ध लोगों को हत्याएं की जा रही है। यह पूर्व मंत्री ने वैशाली जिले के लालगंज में राकेश पासवान की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के दिशा निर्देश पर पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पूरी स्थिति की जानकारी जुटा करके लौटा है। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान, विधायक लखेंद्र पासवान और वैशाली जिला के प्रभारी सुबोध पासवान आदि शामिल थे। संवाददाताओं से बातचीत में जनक राम ने कहा कि राकेश पासवान की 13 अप्रैल को उनके घर के सामने ही अपराधियों ने गोली मार दी। जहां 1 सप्ताह गुजर जाने के बाद भी अब तक इस मामले में किसी भी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर घटना की सूचना मिलने के बाद आक्रोशित 14 लोगों को तोड़फोड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोगों को परेशान किया जा रहा है। भाजपा ने मांग किया है कि राकेश के परिवार वालों को सुरक्षा और फिर 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस की तुलना मिस्र के प्रतिबंधित वामपंथी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से करने पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के विरुद्ध दाखिल परिवारवाद पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशि भूषण कुमार के कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई है। परिवारवाद दाखिल करने वाले बिहार सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष और न्यू एरिया सिकंदर निवासी आचार्य चंद्र किशोर परासर ने से इसमें लगाए गए आरोपों के समर्थन में ठोस साक्ष्य पेश करने को कहा गया। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि उन्होंने राहुल गांधी को उक्त बयान देते हुए कहां सुना है। इस पर उन्होंने बताया है कि टीवी के विभिन्न चैनलों पर उनका बयान प्रसारित किया गया। कोर्ट ने उनका वीडियो फुटेज और फिर अन्य साक्ष्य पेश करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 2 जून की स्थिति तय की गई है। चंद्र किशोर परासर ने अपने परिवाद में कहा कि 5 मार्च को विभिन्न चैनलों पर प्रसारित समाचार में राहुल गांधी को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तुलना मिस्र के प्रतिबंधित वामपंथी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से करते हुए दिखाया जा रहा था। राहुल गांधी ने तब कहा था कि भारत की सभी लोकतांत्रिक संस्थानों पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। यह नफरत फैलाने वाला तथा समाज को बांटने वाला संगठन बन गया है। आरोप है कि राहुल गांधी ने कथित तौर पर लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को ये मानना अच्छा लगता है कि भारत में हमेशा वही सत्ता में रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कहना हास्यास्पद है कि कांग्रेस का समय अब खत्म हो गया है। राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया था कि राजनीतिक संवाद की बदलती प्रकृति पर ध्यान न देना कांग्रेस की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की विफलता का एक प्रमुख कारण बन गया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के सरकार की ओर से एक नई सूचना आई है। यह नई सूचना के अनुसार हाई स्कूलों में 1,30,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी मई के अंत तक या जून में जारी करने की बात कही गई है। हालांकि वित्त विभाग से शिक्षकों के वेतनमान संबंधित फाइल अब तक शिक्षा विभाग को प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगले 10 दिनों में फाइल पहुंच जाएगी। साथ ही इसी माह परीक्षा का पैटर्न और फिर सिलेबस भी तय हो जाएंगे। यहाँ शिक्षा मंत्री का कहना है कि किसी भी हाल में इसी साल के अंत तक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यह नई नियमावली के अनुसार उम्मीदवारों को सरकार द्वारा तय नई पात्रता परीक्षा यानी कि सुपर टेट भी देना होगा, जो बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में सफल होने के बाद ही उम्मीदवार हाई स्कूल या फिर प्रारंभिक स्कूलों में नियुक्ति के योग्य माने जाएंगे। हाई स्कूल में शिक्षक बनने के लिए बीएड एमएड के साथ एसटीईटी पास होना अनिवार्य है। प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षक पद के लिए डीएलएड के साथ सीटीईटी या फिर एसटीईटी पास अनिवार्य होगा। बिहार सरकार द्वारा बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए नई नियमावली के अनुसार सुपर स्टेट परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए जगह जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होगी। जब बिहार सरकार द्वारा शिक्षक नियुक्ति में सबसे पहले हाई स्कूल के शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी जारी की जाएगी, जबकि प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वैकेंसी इसके बाद आने की उम्मीद है। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि इसी साल शिक्षकों की नियुक्ति कर देनी है। इसीलिए विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली की अधिसूचना जारी होने के बाद ही सभी प्रक्रिया बहुत तेजी से की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में बांटने के लिए ब्लॉक स्तर पर अभी तक केवल 36% यानी कि 45 लाख किताबें ही पहुंच सकी है। वहीं ब्लॉक से स्कूलों में बांटने के लिए पहुंचाई गई इन किताबों में 38 लाख स्कूली बच्चों को किताब बांटी जा चुकी है। हालांकि अब भी 64% किताबें ब्लॉक स्तर तक नहीं पहुँच सकी है। जब बिहार में कक्षा 1 से 8वीं तक के 1,27,00,000 बच्चों को सरकार की तरफ से किताबें बांटी जानी है। कुल मिलाकर के अब तक 65% बच्चे बिना किताब के पढ़ाई कर रहे हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक किताब वितरण के लिए प्रतिदिन परीक्षा की जा रही है। दरअसल जिन एजेंसियों को ब्लॉक और फिर वहां से स्कूल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है, वे काफी हद तक लापरवाही कर रहे हैं। हालांकि शिक्षा विभाग पाठ्य पुस्तक वितरण की निगरानी कर रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन किसी भी समय रिहा हो सकते हैं। अब जल्द ही रिहाई के आदेश जारी हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि अब आनंद मोहन की रिहाई वाली फाइल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास अप्रूवल के लिए पहुंच चुकी है। अब सीएम नीतीश कुमार से अप्रूवल मिलने के बाद कभी भी आनंद मोहन को रिहाई मिल सकती है। दरअसल आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के सोमवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी। ये बैठक गृह अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में हुई थी। इस बैठक के बाद अब ये फाइल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भेजी गई है। मुख्यमंत्री से अप्रूवल मिलने के बाद अब बाहुबली नेता की रिहाई का रास्ता साफ हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। उनकी रिहाई को लेकर के 2 स्तरीय बैठक कर ली गई है। वहीं मुख्यमंत्री के पास अप्रूवल मिलने के बाद ये मामला राज्यपाल के पास जाएगा। जब वहां से अंतिम रूप से अनुमोदन मिलने के बाद आनंद मोहन की रिहाई हो जाएगी। राज्य स्तरीय 6 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, जबकि इनमें सदस्य के तौर पर विधि विभाग के सचिव, जेल आईजी, हाईकोर्ट से नामित जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डीजीपी के स्तर से नामित कोई एक आईजी रैंक के अधिकारी और परिवीक्षा सेवा के निर्देशक होते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि जाति आधारित गणना के दूसरे चरण में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का भी डिटेल लिया जाएगा। जब गणना कर्मी राजभवन जाकर के उनका डिटेल लेंगे। जानकारी के अनुसार राज्यपाल का सब कुछ अपडेट हो गया है। अब गणना कर्मी राजभवन जाकर के सभी 17 बिंदुओं पर जानकारी लेकर के डिटेल रखेंगे। वहीं राजभवन में अधिकारियों और फिर कर्मियों का डिटेल लिया गया है। जब मंत्रियों के आवास पर भी गणना कर्मी डिटेल लेने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा अपने अपने क्षेत्र में डिटेल लिखाने की बात कही जा रही है। बिहार जाति आधारित गणना के दूसरे चरण में पटना जिले की कुल 45 चार्ज में मंगलवार को 26,355 परिवारों की गणना की गई है। इस प्रकार जिले में अब तक कुल 61,662 परिवार की गणना पूरी हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के सभी 45 चार्ज में बुधवार को जाति गणना के काम का निरीक्षण होगा। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह बैंक रोड में सुबह 10 बजे निरीक्षण करेंगे, जबकि सभी प्रखंडों में वरिष्ठ नोडल पदाधिकारी, चार्ज पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी क्षेत्र में रह करके निरीक्षण करेंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलों के प्रारंभिक अधिकारियों को मौसम के कुप्रभाव से निपटने के लिए व्यापक व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों से राज्य में संभावित सूखे और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां पूरी रखने को कहा है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल की तुलना में इस साल गर्मी ज़्यादा है, इसे ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार की तैयारियाँ रखें और लोगों को सचेत करें। उन्होंने कहा है कि चाहे बाढ़ हो या फिर सुखाड़, हमें दोनों स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। राज्य के कई जिले चिलचिलाती धूप और फिर लू की चपेट में हैं और बुधवार को लगातार तीसरे दिन राज्य के 6 स्थानों पर तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कल मोतिहारी, सीतामढ़ी, बेगूसराय, खगड़िया और बांका में अगले 2 दिनों में भीषण पड़ने का अनुमान जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पटना, पूर्णिया, अररिया, शेखपुरा, जमुई, भोजपुर, वैशाली, कटिहार, नवादा, नालंदा, समस्तीपुर और सहरसा जिले में अगले 2 दिनों के लिए लू की स्थिति की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम संबंधित चेतावनी के लिए 4 कलर कोड हरा, पीला, नारंगी और लाल का उपयोग करता है। जहाँ बुधवार को शेखपुरा, पटना, गया, डेहरी, खगड़िया, बांका और नवादा में पारा 43 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ऊपर निशाने को पार कर गया है। दोस्तों बात करते हैं कि गुजरात की सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है। जहां राहुल गांधी ने सूरत की सीजीएम कोर्ट से मिली 2 साल की सजा के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी। जब पिछले 23 मार्च को सूरत की सीजीएम कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। लेकिन सूरत के एडिशनल सेशन जज रॉबिन पी मोगरा ने सजा को खत्म करने के लिए दायर की गई राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है। जब कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और फिर हाईकोर्ट द्वारा ऐसे मामलों में दिए गए फैसले का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर कई टिप्पणियां की हैं। 27 पन्ने के इस फैसले में उन तथ्यों का भी जिक्र किया गया है जो राहुल गांधी के पक्ष में जिरह करते हुए वकील RS चीमा ने कोर्ट के सामने रखे हैं। राहुल गांधी की ओर से कहा गया है कि सीजीएम कोर्ट में इस केस का सही तरीके से ट्रायल नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर के जो टिप्पणी की थी उसे गलत तरीके से कोर्ट में पेश किया गया है। ये टिप्पणी अपमानजनक नहीं थी। जब कोर्ट की सजा के बाद उन्हें संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है और फिर वे 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यह उनके लिए अपूरणीय क्षति है। दोस्तों बात करते हैं कि बच्चों का अपने माता पिता की देखभाल करना भारत में कोई नई बात नहीं है। इस देश में जिस संस्कृति में बच्चे बड़े होते हैं उसे देखते हुए ये लगभग मान लिया जाता है कि उन्हें अपने माता पिता की देखभाल करनी है। लेकिन जब एक छोटा बच्चा अपने माता पिता की साइकिल को फ्लाईओवर पर चढ़ने में मदद करने के लिए धक्का देता है तो फिर यह निश्चित रूप से राहगीरों के लिए खुशी के आंसू लाने देने वाला है। जिस तरीके से एक घटना हाल ही में कैमरे में कैद हो गई है और IAS अधिकारी अवनीश शरण द्वारा इसे ट्वीट करके शेयर करने के बाद वायरल हो रही है। जब वीडियो में एक व्यक्ति को फ्लाईओवर पर बाइक चलाते और फिर साइकिल चलाते हुए एक परिवार का वीडियो बनाते हुए देखा गया है। जैसे ही वीडियो आगे बढ़ता है, एक छोटा लड़का अपने माता पिता को फ्लाईओवर के ऊपर ले जाने में मदद करने के लिए साइकिल को धक्का देते हुए देखा जा सकता है। लगता है कि बच्चा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का आनंद ले रहे हैं और फिर जैसे ही बाइक सवार व्यक्ति परिवार के पास से गुजरता है तो वे एक गर्व भरी मुस्कान बिखेरती है। न केवल लड़का मुस्कुरा रहा होता है बल्कि उसके माता पिता भी खुश नजर आ रहे होते हैं। ये वीडियो अभी सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसको लेकर हम भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में गर्मी के मौसम में तेजी से गिरते जलस्तर को लेकर के सरकार चिंतित नजर आ रही है और अब इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने अब भूजल गिरते स्तर की निगरानी और फिर साप्ताहिक समीक्षा का निर्देश दिया है। इसके अलावा जल बचत के लिए परीक्षण भी देने की कवायद चल रही है। जहाँ भीषण गर्मी के कारण पिछले साल के मुकाबले इस साल राज्य के यानी कि बिहार के 24 जिलों में भूजल स्तर नीचे चला गया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को जिलों से प्राप्त रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। 31 मार्च तक की स्थिति पर तैयार रिपोर्ट में कहा जाता है कि गर्मी के कारण भूजल स्तर में तेजी से गिरावट आई है। विभाग के मुताबिक नालंदा जिले के बिहार शरीफ में साल 2022 में मार्च के अंत में भूजल स्तर 25.6 फुट नीचे गया था, जो इस साल 38.60 फुट नीचे चला गया है। गृह विभाग राज्य के 28 जिलों की रिपोर्ट जारी की गई है, जिनमें मात्र 3 जिलों में भूजल स्तर पिछले साल की अपेक्षा से ऊपर है। इधर सरकार अब राज्य में पानी की बचत और फिर उसके
क्वालिटी के लिए विभागीय स्तर पर प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है। जहाँ बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारी ट्रेनिंग के दौरान पानी की बचत के तरीके सीखने के साथ ही पानी की क्वालिटी के विषय में जानकारी लेंगे। यह ट्रेनिंग के बाद कर्मचारी संबंधित क्षेत्र में काम करने के दौरान लोगों को पानी की बचत की जानकारी देंगे। पीएचईडी विभाग की ओर से शिक्षा, स्वास्थ्य, पथ निर्माण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज सहित सभी विभागों को समन्वय स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही पीएचईडी विभिन्न विभागों के पास पानी से प्रभावित समस्याओं की आंकड़े एकत्रित करेगी। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर 22 अप्रैल 2022 को दावत इफ्तार का आयोजन हुआ था। इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार सहित कई दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की थी। इसी दौरान रामराज यादव ने तेज प्रताप यादव पर गंभीर आरोप लगाया था। रामराज यादव ने आरोप लगाते हुए कहा था कि बंद कमरे में तेज प्रताप यादव ने उन्हें नंगा करके पीटा था। पीटने के बाद तस्वीर लेने का भी आरोप लगाया। रामराज ने इस पूरे मामले पर सार्वजनिक रूप से मीडिया के जरिए अपनी बात कही थी, जब पार्टी फोरम पर भी बात रखी गई थी। रामराज यादव का कहना है कि पार्टी की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि राजद उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा और सम्मान की भरपाई करेगी। यह 1 साल होने के बाद भी पार्टी की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है, इसलिए अब भाजपा में शामिल होंगे। रामराज यादव ने कहा है कि वह बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी और फिर सुशील कुमार मोदी की मौजूदगी में 24 अप्रैल को भाजपा की सदस्यता लेंगे। जहां रामराज यादव ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये पार्टी लालू प्रसाद यादव और फिर तेजस्वी यादव की पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के अंदर इंसाफ नहीं होता है। बंद कमरे में पार्टी के कार्यकर्ता पीटते हैं और शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती है। रामराज यादव के पार्टी बदलने पर सियासी चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि जातीय समीकरण को देखते हुए भाजपा रामराज यादव को तरजीह दे रही है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।